हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा बीए थर्ड ईयर के क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का पेपर फर्स्ट और इस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 6 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है उत्पत्ति व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर का पहला भाग है से का बाजार नियम, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेकेंड पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोफेसर एडम स्मिथ, जेएस मिल, मार्शल और पीगू जैसे महान आर्थिक विचारकों की विचारधारा को हम प्रतिष्ठित सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रोफेसर गार्टनर एक्ले के अनुसार क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, मूलतः वह इंग्लिश ट्रेडिशन शामिल होता है जो एडम स्मिथ की प्रमुख रचना द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुई, और अल्फ्रेड मार्शल के प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में प्रकाशित हुई थी। तो एडम स्मिथ से लेकर मार्शल के बीच की समयावधि में ये परंपरा, ये विचारधारा पाई गई थी, विकसित हुई थी। 1890 से लेकर 1930 के बीच की अवधि में समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा होने लगी थी, और 1930 में जब प्रोफेसर जेएम कीन्स की जनरल थ्योरी आई, उसके बाद से समष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से प्रकट हुआ और उस पर बृहद परिचर्चा होने लगी। अब हम देखते हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं। बेसिक अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी। सबसे पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में दीर्घ काल में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। देयर इज अ स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन। अर्थात इस मान्यता के अनुसार बेरोजगारी की स्थिति अल्पकालीन होती है और वह अपने आप दूर हो जाती है। बेरोजगारी की दशा में मजदूरी और कीमतें कम हो जाते हैं। मजदूरी में कमी होने से जो भी सभी काम चाहते हैं, सभी काम चाहने वालों को घटी हुई मजदूरी दर पर काम मिलता है, जिससे पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी दोनों पूर्ण रोजगार की स्थिति में बने हुए रहते हैं। दूसरी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजार और साधन बाजार, दोनों ही बाजारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट। प्रत्येक उद्योग पूंजी और भूमि की मात्राओं के साथ श्रम का उपयोग करके एक फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम वस्तु का निर्माण करता है, और प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए यहाँ पर कोई लेबर यूनियन भी नहीं होते हैं। फर्म, उद्योग और विभिन्न स्थानों के बीच श्रम की पर्याप्त गतिशीलता होती है। श्रमिकों और फर्मों को संपूर्ण सूचना स्वतंत्रता पूर्वक व शीघ्रता पूर्वक प्राप्त होती रहती है, जिससे मजदूरी में समानता रहती है। से के नियम की तीसरी मान्यता है पूर्ति स्वतः अपनी मांग उत्पन्न करती है। सप्लाई ऑलवेज क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अर्थशास्त्री जॉन बैप्टिस्ट से ने एक नियम दिया जिसे से का बाजार नियम कहा गया, और इस नियम के अनुसार पूर्ति स्वतः अपनी मांग उत्पन्न करती है। यदि कभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके लिए बाजार स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। यही इस नियम का सारांश है। यदि उत्पादन बढ़ता है तो उसी के अनुरूप आय बढ़ेगी और व्यय में भी वृद्धि होगी, जिससे आय सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में बनी रहती है। अगली मान्यता है कि कीमत और मजदूरी दरों में पूर्ण लोचशीलता पाई जाती है। देयर इज परफेक्ट वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। कीमत और मजदूरी दोनों लोचशील रहती हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था सदैव स्थिर संतुलन में रहेगी। यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की समस्या नहीं होगी। बाजार में अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड काम करता रहता है। यदि किसी समय कीमतें कम हो जाती हैं तो कम कीमत होने की स्थिति में मांग बढ़ जाएगी, कुछ मांग बढ़ेगी, कुछ पूर्ति कम होगी और कीमतें पुनः संतुलन की स्थिति में आ जाएंगी। इसी प्रकार यदि सपोज मजदूरी दरें कम हो जाती हैं तो घटी हुई मजदूरी दरों पर श्रमिकों की मांग ज्यादा की जाएगी, तो कम मजदूरी दरों पर कुछ तो मांग बढ़ेगी और कुछ पूर्ति कम होगी और पुनः कीमतें संतुलन की स्थिति में आ जाएंगी। अगली मान्यता है मुद्रा की तटस्थता। मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मनी एक्ट्स ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
इसका अर्थ यह है कि वास्तविक चल राशियों जैसे कि उत्पादन की मात्रा, रोजगार की मात्रा, मुद्रा की पूर्ति के परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होते। मुद्रा की पूर्ति को घटाने या बढ़ाने से वास्तविक राष्ट्रीय आय और रोजगार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति का प्रभाव वास्तविक चल राशियों पर न पड़ने से मुद्रा तटस्थ बनी रहती है, लेकिन मुद्रा की मात्रा मौद्रिक चल राशियों जैसे कि कीमत स्तर और नकद मजदूरी दर को अवश्य प्रभावित करती है। सारांश ये है कि जो रियल वैल्यूज हैं, जैसे उत्पादन की मात्रा या रोजगार की मात्रा, रियल वैल्यूज मनी वैल्यूज को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मनी वैल्यूज रियल वैल्यूज को इफेक्ट नहीं कर सकते। अर्थशास्त्री एवरेट हैगन ने पाया कि इन 5 मान्यताओं के दिए हुए होने पर प्रतिष्ठित सिद्धांत मुख्यतः निम्न समस्याओं के समाधान पर केंद्रित रहता है। पहला, यानी कि इस से के नियम में हमारा पहला फोकस रहता है उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का निर्धारण करना जिनका अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाएगा। दूसरा, प्रतिस्पर्धी फर्मों के बीच साधनों का आवंटन और विभिन्न परिवारों के बीच उत्पादन का आवंटन और उसका उपयोग। प्रोफेसर डिलर्ड ने भी प्रतिष्ठित सिद्धांत को सामान्य सरल शब्दों में परिभाषित किया है। उनके अनुसार यह सिद्धांत क्या है? यह रोजगार प्राप्त संसाधनों की दी हुई मात्रा के वैकल्पिक उपयोगों का अध्ययन है। इट इज द स्टडी ऑफ द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। यह विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं और साधनों की सापेक्षिक कीमतों का निर्धारण करना, इस पर फोकस्ड है। यह सिद्धांत इस पर भी फोकस करता है कि विभिन्न उत्पादक साधनों के बीच आय का वितरण किस प्रकार किया जाए। तो इस प्रकार हमारा जो क्लासिकल मॉडल है, और इस क्लासिकल मॉडल का आधार से का बाजार नियम है। ये क्लासिकल मॉडल इन 5 तथ्यों पर आधारित है, इन्हीं पर केंद्रित रहता है। क्लासिकल मॉडल में मजदूरी, कीमतों, रोजगार व उत्पादन आदि के निर्धारण का वर्णन करने से पहले हम से के बाजार नियम का अध्ययन कर लेते हैं। ये आवश्यक है क्योंकि ये क्लासिकल विचारधारा का मुख्य आधार है। से का बाजार नियम क्या है? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जेबी से ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम का सारांश यह है कि पूर्ति स्वतः ही अपनी मांग उत्पन्न करती है, अर्थात यदि वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उनके लिए बाजार स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत मूलतः इसी नियम पर आधारित है। से ने समाज में ओवर प्रोडक्शन से होने वाली जो मंदी की स्थिति है उसे उन्होंने नकार दिया। उनका मानना था कि उत्पादन बढ़ाने से समाज में अब तक जो अप्रयुक्त श्रम शक्ति रही है उसे और अन्य संसाधनों को रोजगार मिल जाता है। साथ ही अतिरिक्त उत्पादन के मूल्य के बराबर आय का सृजन भी हो जाता है। इस प्रकार पूर्ति को बढ़ाने से उत्पाद के बाजार का विस्तार हो जाता है। तो जेबी से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। उनके अपने ही शब्दों में कि एक उत्पाद के सृजन से तुरंत ही दूसरे उत्पादों के सृजन के रास्ते खुल जाते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में से का नियम किस प्रकार कार्य करता है? जेबी से का मानना था कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। यह उत्पादन की दक्षता को बनाने में अपना योगदान देती है, लेकिन आर्थिक प्रणाली के कार्यों को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करती। इसलिए वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में उत्पादन मुख्य रूप से उपभोग से ही प्रेरित होता है। जो कुछ भी उत्पादन होता है उसका कुछ भाग उपभोग के लिए रख लिया जाता है और शेष का उपयोग अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के लिए विनिमय के रूप में इस प्रकार से किया जाता है कि समाज में समग्र उत्पादन अंततः पूरा उपभोग कर लिया जाता है। से के नियम के अनुसार समाज में कभी उत्पादन आधिक्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। यदि कभी किसी वस्तु का उत्पादन किसी उत्पादक के अनुमान से ज्यादा हो जाता है तो अन्य वस्तुओं से उसके विनिमय अनुपात के घट जाने से संतुलन स्थापित हो जाता है। जैसे यदि किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन अधिक हो जाता है तो जुलाहे के कपड़े से उसका विनिमय अनुपात घट जाएगा, जिससे पुनः संतुलन स्थापित हो जाएगा। यह भी संभव है कि इस दशा में गेहूं का उत्पादन करने वाला किसान अधिक विश्राम करना पसंद करें
अथवा किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन करना पसंद करें। इस प्रकार किसी विशेष वस्तु के उत्पादन की अधिकता से नया समायोजन स्थापित होने में विशेष कठिनाई नहीं होती। अतः से के नियम के वस्तु विनिमय प्रणाली में लागू होने में कोई कठिनाई नहीं पाई जाती। इसमें एक वस्तु या सेवा की पूर्ति किसी दूसरी वस्तु या सेवा की मांग के रूप में प्रकट होती है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से का नियम किस प्रकार कार्य करता है? तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी से का नियम काम करता है। मुद्रा के उपयोग से आर्थिक विश्लेषण के सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर भी इस नियम का निम्न 2 सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से उनके उत्पादन लागत के बराबर मौद्रिक आय का प्रवाह होने लगता है, और दूसरा, समाज में समग्र व्यय समग्र आय के बराबर होना चाहिए। इम्प्लीकेशंस ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट, अर्थात से के बाजार नियम की मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहली मुख्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक तत्व स्वतः समायोजित रहता है। प्रत्येक क्षेत्र में सदा समायोजन रहता है। उदाहरण के लिए, यदि पूर्ति में वृद्धि होती है तब मांग भी बढ़ जाएगी, दोनों के बीच में समायोजन हो जाएगा। और आर्थिक प्रणाली में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। आर्थिक प्रणाली स्वचालित रूप से कार्य करती है बिना किसी बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप के। यद्यपि कुछ बाधाएं अवश्य आती हैं, लेकिन समय के साथ साथ इन्हें भी दूर कर लिया जाता है। आर्थिक प्रणाली कीमत, मजदूरी और ब्याज दरों को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होने और समायोजित होने के लिए मुक्त छोड़ देती है। दूसरी मुख्य बात यह है कि आधिक्य उत्पादन यहाँ असंभव है। ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, अंडर प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जैसे ही उत्पादन बढ़ता है, संबंधित साधनों की आय भी बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप नई आय का सृजन होता है और बाजार में संपूर्ण स्टॉक की बिक्री हो जाती है। इसी प्रकार यदि अंडर प्रोडक्शन होता है तो संबंधित साधनों की आय भी कम हो जाएगी और नई आय का सृजन नहीं होगा, मांग कम हो जाएगी। तीसरा इसका निहितार्थ है कि सामान्यतः अधिक उत्पादन यदि संभव हो, यदि होता है कभी, यदि अधिक उत्पादन हो गया तो यहाँ कोई उससे सामान्य बेरोजगारी नहीं होगी। यदि होगी भी तो ये अस्थायी होगी और कुछ समय के उपरांत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अधिक के उत्पादन और बेरोजगारी दोनों ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, अल्पकाल के लिए होंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर अब बाजार में अदृश्य हाथ काम करता है और पुनः संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन ये है कि बेरोजगार साधनों को रोजगार मिलने से वे राष्ट्र की प्रगति में योगदान देंगे, वो राष्ट्रीय आय में योगदान देंगे। जब बेरोजगार साधनों को काम मिलता है तब वे निश्चित रूप से समाज में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। तो जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तब नए रोजगार प्राप्त साधनों को भी प्रतिफल देना संभव हो पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका निहितार्थ ये है कि से के अनुसार संपूर्ण आय वस्तुओं की खरीद पर खर्च कर दी जाती है। यदि कोई बचत होती भी है तो वो निवेश कर दी जाती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। क्रिटिसिज्म्स ऑफ सेज लॉ, से के नियम की आलोचना। पहली आलोचना ये है कि पूर्ति स्वतः अपनी मांग उत्पन्न नहीं करती। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मांग अपनी स्वयं की पूर्ति कर सकती है, जो से के नियम के विपरीत मत होता है। कीन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। जब लोग अपनी पूरी आय उपभोग पर व्यय नहीं करते तब मांग की कमी की दशा उत्पन्न हो जाती है। स्वचालित समायोजन संभव नहीं। बेरोजगारी की समस्या अपने आप समाप्त नहीं हो जाती, इसके लिए प्रयास करना होता है, इसके लिए निवेश करना जरूरी होता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की मान्यता सही नहीं, क्योंकि वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर रोजगार वृद्धि करने का प्रयास करती है, ब्याज दर में कमी करके निजी निवेश में वृद्धि का प्रयास करती है। इस प्रकार ये कहना कि अर्थव्यवस्थाएं स्वतंत्र हैं और स्वचालित रूप से कार्य करती हैं, यह सही नहीं है। अगली आलोचना ये है कि मुद्रा तटस्थ नहीं होती। कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग सौदा उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य के लिए की जाती है और मौद्रिक चल राशियों का प्रभाव
वास्तविक चल राशियों जैसे आय और उत्पादन और रोजगार पर भी पड़ता है। अगली आलोचना कि से के नियम के अनुसार श्रम की मांग इसकी पूर्ति से कम होने पर मौद्रिक मजदूरी कम हो जाती है, जिससे सबको रोजगार मिल जाता है। लेकिन कीन्स के अनुसार सामान्यतः मजदूरी कम होने से अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। इस प्रकार से के बाजार नियम की सार्थकता को अनेक आधारों पर चुनौती दी गई है, लेकिन इसका महत्व व योगदान क्लासिकल विचारधारा में स्वीकार किया गया है। आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 6 का पहला भाग अध्ययन किया है और पहला भाग था से का बाजार नियम। पार्ट 2 में हम कंप्लीट क्लासिकल मॉडल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।